नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। संसद का सत्र चल रहा है और केंद्र सरकार ने दावा किया है कि वो इसी सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये विधेयक केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बनने वाला है। रमजान में जुमे की आखिरी नमाज के दिन देश भर की मस्जिदों में मुसलमानों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। हालांकि ये एकदम सच है कि जितनी संख्या में लोग वक्फ बिल का विरोध करते नजर आए, उनमें से 90% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि इस विरोध ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बिहार में जेडीयू को सतर्क कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने तो कह दिया है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए उनकी पार्टी प्रतिबद्ध है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें लगने लगी हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे। उधर बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को हमेशा से राज्य में अल्पसंख्यकों का समर्थन मिलता रहा है। अब उन्हें डर है कि कहीं अल्पसंख्यक वोटर उनसे नाराज ना हो जाएं। रमजान के दौरान मुस्लिम संगठनों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी का विरोध करके अपनी नाराजगी जता भी दी थी। केंद्र की बीजेपी सरकार जेडीयू और टीडीपी के दम पर ही टिकी है और अगर इनमें से किसी एक ने भी विधेयक का समर्थन करने से मना कर दिया तो सरकार की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाएगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के वर्तमान सत्र में फिर से पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल तक चल रहा है। ऐसे में तय हो गया है कि शेष 4 कार्य दिवस में सरकार इसे पेश करने वाली है। अमित शाह ने कहा है कि प्रस्तावित कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में रहकर वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो झूठ बोलकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। इस विधेयक ने किसी भी मुस्लिम के अधिकारों का हनन नहीं होगा। विधेयक के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर अमित शाह ने कहा कि वो हर किसी को विरोध करने का अधिकार है और किसी भी विवाद को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में मुद्दे की बात में सवाल यह है कि क्या वर्तमान बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल पास हो पाएगा। क्या टीडीपी और जेडीयू वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। क्या वक्फ संशोधन बिल का बिहार चुनाव पर असर पड़ेगा। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अदालत का दरवाजा खटखटाएगी और क्या आम मुस्लिमों को वक्फ संशोधन विधेयक की सच्चाई पता है। तो ये तमाम सवाल जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे और पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक पांडे जी हमारे साथ बराबर इस चर्चा में रहेंगे। कैप्टन साहब आपका, राज जी आपका और आलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कैप्टन साहब, चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से मुसलमानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि जब ये बिल हाउस में पेश होगा तब उनकी भूमिका क्या होगी। चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश जी हो, दोनों ही हमारे गठबंधन के बहुत मजबूत साथी है, जिनके ऊपर हमें कहीं से कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो वही बात मतलब की, तो वो उनके क्षेत्र के लोग हैं, उनके वोटर हैं, तो जरूर वो उनको कहीं ना कहीं करना है। जो बिल है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको घबराने की जरूरत है, तो घबराना भी नहीं चाहिए। कुछ बिल का ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये उनका फैलाया हुआ कुमर है। क्योंकि अगर इस तरह का कुमर नहीं फैलाएंगे तो उन्हें वोट कहां से मिलेगा। क्योंकि उन्हें तो उनकी पार्टी है तो मुस्लिम समाज के वोटों में चल रही है। अगर मुस्लिमों से बदल जाए तो वो धराशायी हो जाएंगे, कहीं कुछ बचेगा ही नहीं। 100 साल से पुरानी पार्टी 99 में समझ गई, उसमें भी बड़े जो है ना तालियां बजा के और बड़े केक काट के जो है ना इन्होंने जश्न मनाए थे। तो यहाँ कहीं देश जानता है और मुस्लिम समाज की जो मुसलमान है बिल्कुल समझ रहा है। जैसे आपने भी कहा 90% मुसलमान ऐसा है जो यही नहीं जानता है वक्फ है क्या, इसके क्या मायने रखते हैं,
इसके पास जो संपत्ति है उसका क्या स्रोत है और कहाँ खर्च किया जाता है और कौन कौन इसके जो है ना अगुआ है जो इसको अपने अंदर कब्जा करके बैठे हैं, इसे जानकारी नहीं बतौना तो ये कह दिया जाता है आपकी मस्जिदें छीन ली जाएगी, आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको देश से निकाला कर दिया जाएगा, आपका तो खाना हराम हो जाएगा। इस तरह से जिनको बरगलाया जाता है तो कई बात है ये कभी बताते हैं, तो जी बता देंगे तो इनका बोल जाएगा, चला जाएगा आपसे। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में किया था कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। अरे हम पहले 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ रहे हैं, हमने सब संविधान खत्म नहीं किया तो अब क्या करेंगे? हमें ही तो है जिन्होंने संविधान का हरदम सम्मान किया है। कांग्रेस ने तो संविधान की जो है हत्या की है, बार बार संविधान को बदला गया है। राजीव गांधी के काल में ही कम से कम 11 बार संशोधन हुआ संविधान में। हमारे टाइम बताइए कितने वालों को, और अभी तक का पूरा धर्म देते नेहरू से लेके और आज दिन तक इनका जमजम सापर आया, कितना जो है इन्होंने संविधान की रक्षा करी है, कितने बार उनको संशोधन किया, कितने बार बदलाव किया। आज जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की थी, जब उसको लिखा था तो उसमें तो कुछ ये शब्द नहीं था। ये कौन लेके आई? कांग्रेस लेके आई। ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है। राज जी, आपकी पार्टी ये कहती है कि वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, धार्मिक अधिकार उनके बचे रहें, उसके लिए आपकी पार्टी का क्या रोल है? नहीं आलोक भाई, मैं एक बात कह रहा हूं। अभी मैं आती की बात सुन रहा था कि आप ही ने कहा था जो नमाज पढ़ रहे हैं काली पट्टी बांध के, वक्त के बारे में उसमें 90% लोग जानते नहीं। मैं दावे के संग कहता हूं, यहाँ पे हम लोग, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, हम 3 लोग बैठे हैं, हम लोग 99 पर इतना वक्त ही जानते हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, ये सरकार किसका भला करने के लिए चाहिए? ये इन्हीं मुद्दों में उलझाए रखे। अरे मैं कह रहा था एक कानून ये भी आते कि पढ़ना, हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, जो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देगा उस माँ बाप पे क्रिमिनल ऑफेंस होगा। आप लिखते थे कि सारे मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी भर दी जाएगी और सारे स्कूलों में जो बेसिक, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बेसिक विद्यालयों में सारे शिक्षक पूरे होने। ये एक कानून बना देते, नहीं तो ऐसा हो जाएगा तो अच्छा लगता। अब वक्त में 3 तलाक में इनसे क्या लेना देना? मैं तो ये मान रहा हूँ 3 तलाक में भी मैं अपनी बीवी का सम्मान करूं, तब मैं दूसरे के लिए कहूं। अरे पहले चैरिटी भी कंसेंट हो। और आपकी मैं एक ही बात पे करता हूँ, यहाँ अभी सब कह देंगे, अभी आलोक भाई भी बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, वो भी ऐसे बोलेंगे जैसे मान लो हम लोग पूरी और हलवा लेके आए हुए इनकी रैली में सुनने। मैं कह रहा क्या है मतलब? कुछ नहीं है, बेकार की बातें सारी करके देश को उलझा के रखा हुआ है। देश में इतनी संवेदनशीलता की स्थिति से गुजर रहा है, मगर आदमी इस बारे में सोच ही नहीं रही है सरकार। अच्छा, चैलेंज पे चैलेंज हो रहा है कि नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे। क्योंकि देखो आलोक भाई, हम लोग 7 धर्म लगभग यहाँ पे देश में रहते हैं। हमें आपस में हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं अभी वॉक कर रहा था अभी 2-4 दिन पहले, तो एक बुजुर्ग कह रहे थे सिविल वार तो होगा। जो बुजुर्ग थे वो भी होंगे 80, 85, 86 साल की। हर बच्चे के किसमें ये हो रहा है? हम कहाँ है फिर? बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगा रहे। बच्चों के लिए इन्होंने ऐसे, आजकल बच्चों को एक बीमारी हो गई है, माँ बाप, जीजा या भाई बहन सब बैठे होंगे, वो आपको देख के तो सीरियस हो जाएगा और मोबाइल को देख के हंसता रहेगा। और सन 2014 से जब से आया है, सनातनी धर्म के घरों में भी शिष्टाचार खत्म होता जा रहा है। कोई बच्चों को नहीं सिखा रहा। हर बच्चा जय श्री राम नारे लगा रहा है। एग्जाम पूछो क्या कर रहा है? यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। और जा रहा किस में है? कहा आज कथा हो रही, वहां पे जाऊंगा 8 घंटे। देखिए, जिसकी पढ़ने की उम्र है वो पढ़े, और जिसकी दर्शन करने की है, केदारनाथ जाने का है। मान लो हम अपने 2 बेटों की शादी कर देंगे, फिर हम केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, घूमने जाएंगे। आज अगर हम मान लो इन्हीं पूरे भारत दर्शन में घुस जाएंगे, मंदिरों के चारों धाम जाएंगे, और यहाँ हमें अपने बच्चे की फीस की चिंता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि जब तक हम माइंड से फ्री होंगे तब तक हम पूजा में मन लगे। तो मैं इसी बात पे कहता हूं, मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि पार्टी का प्रवक्ता हूं कांग्रेस का, तो जो कांग्रेस की नीति है मैं उसी पे ही बोलता चला जाऊं। आदमी का एक किरदार होता है। और आलोक भाई, जीवन पे याद रखिए, आपका पद चला जाए, आपकी कुछ भी चला जाए, इवन दैट मर भी जाओ, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, आदमी को अपने किरदार को नहीं भूलना चाहिए।
क्योंकि आदमी मरने के बाद फिर उसको भूला जा सकता है, लेकिन जो उसका किरदार होता है ना, आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू जी, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के किरदार को याद रखा जा रहा है। हम लोग आते हैं यहाँ पे लेक्चर देके चले जाते हैं, एक दूसरे से लड़के चले जाते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। राज जी आपके पास आऊंगा। आलोक पांडे जी से भी एक सवाल लेता हूं। आलोक पांडे जी, ये कहा तो जा रहा है कि इसी संसद सत्र में ही पास करा लिया जाएगा, लेकिन बिहार चुनाव भी है, तो क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि पेश फिर किया जाए और फिर आगे टरका दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए इसको? क्योंकि बिहार चुनाव से पहले मुझे लगता नहीं कि बीजेपी कोई रिस्क लेना चाहेगी, क्योंकि वहां पर एक बड़े तबका का मुसलमानों का एक बड़ा तबका वो चिराग पासवान के साथ भी रहता है और वो नीतीश कुमार के साथ भी रहता है। और आपको पता ही है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी बीजेपी गठबंधन के साथ हैं, एनडीए में हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कुछ बहुत बड़ी जल्दबाजी में कोई कदम उठाएगी। आपको क्या लगता है? और मुझे लगता है कि आप बिहार की पॉलिटिक्स को समझते भी हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छे ढंग से बता पाएंगे। जी सर, 2 साल से बिहार में बहुत भ्रमण है मेरा, तो बहुत ज्यादा भ्रमण। तो एक बार बिहार में ही रहता है तो बिहार को थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है, जो आप कह रहे हैं, जो अनुमान लगा रहे हैं वो सही भी हो। वो हिंदुओं को इस तरह संदेश देना चाहेगी कि देखिए हम इस बार बिल लेकर के, क्योंकि जो हिंदू उनका वोटर है, जो मेजोरिटी वोटर है, वो बार बार बहुत डिले से भी परेशान हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमानों का बहुत मिनिमम वोट मिलता है, उन्हें तो हिंदुओं का वोट मिलता है। तो इसलिए वो अपने वोट बैंक को संतुष्ट रखने के लिए वक्फ बिल को इस बार पेश तो जरूर करेंगे। लेकिन एनडीए में बहुत सारी पार्टी है, जैसा आपने नाम गिनाया, साउथ से लेके और बिहार तक, वो उसमें मुस्लिम वोट बैंक चंद्रबाबू नायडू को 30% मिलता है, इस बार मिला मतलब। और बिहार में नीतीश कुमार और पासवान जी को भी बहुत अच्छा वोट मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी संभव है कि बिल तो लाए, लेकिन फाइनल कानून ना बन पाए, उसके लिए और पर चर्चा होगी, उससे कई फायदे हो सकते हैं। हिंदू वोटर भी संतुष्ट, और जो ये आंदोलन कर रहे हैं या आरजेडी जिनका समर्थन कर रही है पटना रैली में जो से लेकर के सब जगह, उसमें थोड़ा सा जो तेजी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, वो हार्शनेस कम हो जाएगी। जो बार बार कहा जाता है कि क्या जल्दबाजी है, तो ये एक ब्लेम भी कम हो सकता है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय ना हो। मनुष्य का एंगर और आंदोलन करने की क्षमताएं अनंत नहीं होती है। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी बिल ला करके ये संतुलन स्थापित करे और बिल पास ना हो करके अगले सदन में अगली कार्यवाही के लिए भी जा सके। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैप्टन साहब, आपसे भी मैं यही सवाल कर रहा हूं कि अब चूंकि बिहार चुनाव है, जेडीयू के साथ एक बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक भी जुड़ा रहता है, चिराग पासवान के साथ भी मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में जुड़ा रहता है। तो ऐसे में बीजेपी ये रिस्क क्यों ले रही है? आलोक जी, ये कोई रिस्क वाली बात नहीं है। बिल जो है ना, देश का है। जिस तरह से इस बिल के अंदर त्रुटियां भरी गई है, कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक काटने के लिए इसमें जो एक उनको इसमें तो पावर दी है कि जो जिसकी जमीन कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की, वो वक्फ बोर्ड की है। फिर आप साबित करते रहिए, और जिस कोर्ट में आप जाएंगे उस कोर्ट में भी उन्हीं के वकील होंगे, उन्हीं का जज होगा। अब आप साबित करिए क्या करिए आपकी। और ऐसे केस एक नहीं है, काफी सामने आए हैं। साउथ में तो एक पूरा गांव ऐसा है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर चला गया। एक कोई किसान ने कोई उनको कमी जैसी कोई पड़ी होगी तो वो अपनी जब जमीन बेचने गए तो उन्हें पता चला कि उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड के अंदर बेच ही नहीं सकते। और इस तरह की जो त्रुटियां है, आज हिंदुस्तान में आर्मी और रेलवे को छोड़ के सबसे ज्यादा जमीन है तो वक्फ बोर्ड से है। मतलब इसका कोई लेना देना कहाँ है, क्या है, आउट इनपुट कुछ पता नहीं है। इससे क्या फायदा हो रहा है और गरीब मुस्लिमों को इसका क्या लाभ मिल रहा है, तो ये तो जानकारी होना चाहिए ना। जब आप हिंदुस्तान की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे आप कब्जा करके बैठे हैं तो उससे कितने गरीब मुसलमानों को फायदा हो रहा है, तो ये जानने का अधिकार सबको है। मगर ये नहीं बताते, ये तो सिर्फ एक चीज बताते कि आपकी जमीनें चली जाएंगी, आपकी मस्जिद नहीं की जाएगी और आपको बेघर कर दिया जाएगा। तो आप समझाइए ना कि इसके अंदर क्या क्या त्रुटियां हैं, इनको ठीक करना जरूरी है। वो ना कांग्रेस समझाती है ना मुस्लिम नेता। आज उन्हें भी हैदराबाद से बात करते हैं, 3000 करोड़ की जमीन को वो कब्जा करके बैठे।
कितनी प्रॉपर्टी बना रखी है उन्होंने। आप जी। सोचिए, एयरपोर्ट में कितने मगरमच्छ बैठे, तो जब जिन लोगों ने कब्जा किया तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कब्जा करके बैठे होगी। तभी तो उसको डर है कि बस वो ना आ गया तभी तो हमने कब्जा की था, ये अब तक खिसक जाएगी, तो बंदरवास में तो वही बड़े भाई तो वही है सबसे। तो ये चीजें ठीक। जो है ना बहुत जरूरी है, और बुद्धिजीवी विद्वान इस बात को समझता है कि ये बिल पास होना चाहिए। ठीक है। जो कट्टरवादी है, जो नासमझ है, जिसको जानकारी नहीं है, जो इसके समर्थन में है, ठीक तो है, ठीक है, इनके ठीक है, ठीक समर्थन कैप्टन में साहब, कैप्टन साहब, ठीक है। राज शर्मा जी, आपने देश में एक लंबे वक्त तक राज किया, आपकी पार्टी ने देश में एक लंबे वक्त तक राज किया। क्या पुरानी व्यवस्था में वक्फ बोर्ड में जो भी अनियमितताएं हो रही थी उसको लेकर कांग्रेस ने कभी हस्तक्षेप किया? क्योंकि भाई एक बात, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। क्योंकि देखिए, इस वक्फ बोर्ड की गतिविधियों से अकेले हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी परेशान थे। नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, कोई भी कानून बनता है 100% पब्लिक के पक्ष का नहीं होता, कुछ उसकी हानियां होती है, कुछ लाभ होता है। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं अभी मेरी बात आपने उस वक्त मैं चुप हो गया था। हम लोग यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें तो करती है। मैं भाई भदौरिया जी से एक ही चीज जानना चाह रहा हूँ कि 3 तलाक से पहले तो हिंदुओं को क्या फायदा, और वक्त से हिंदुओं का, जहां तक मेरे पास जो आधा % 1% नॉलेज है, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत थी ना, भगवान झूठ बोला है, ठीक है, वो सारी मुसलमानों ने ही दे रखी है, इन्हें वक्त की दे दी। अब ये बताइए, वक्त बन जाए तो मुझे क्या फायदा, भदौरिया जी को क्या फायदा। अभी आलोक पांडे जी ने आज बहुत अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही आलोक भाई बोलेंगे तो इनके किरदार को सदियों तक याद किया जाएगा। आपने, इन्होंने बहुत अच्छी कही कि बीजेपी को पता है कि हमारा हिंदू वोट है, ये वही काम करते रहते हैं जिसमें उलझे रहे। अच्छा, मेरे जैसा जो व्यक्ति है बहुत इमोशनल है, हम लोग टीका लगा के, बड़े टीका इसलिए लगाया जाता है, इमोशनल होते हैं हम लोग धर्म के नाम पे कुछ भी कर बैठते हैं। तो बीजेपी को पता है वो उलझाए रहो, वोट पाए रहो। पर मैं आज एक बात बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो चिराग जी हो, चाहे कोई हो, किसी भी पार्टी का हो, अपनी आत्मा की आवाज में रख दे। और मैं दावे के संग कहता हूं, चाहे भदौरिया भाई से भी कह सकता हूं, ये अपनी आत्मा की आवाज में रख दे। क्या भारतीय जनता पार्टी बेबुनियादी मुद्दों पे नहीं उलझाए रखती है देश को? एक अच्छा सा कोई मुझे बता दो, पिछले 11 साल में, अगर केंद्र की बात करूं और यही 8 साल इनके यूपी की बात करूं, इसमें मुझे बताइए 2 चीजें ऐसी हिंदुओं के लिए कौन सी अच्छी हुई? या मुझे भदौरिया भाई एक चीज ये बता दें, मुझे बस एक इतना बता दें, किसी विधायक का बच्चा जय श्री राम के नारे लगा के जुलूस में आगे चलता हो, किसी विधायक का बेटा 12 साल का ऑस्ट्रेलिया में न पढ़ के कांवड़ यात्रा लेने जाता हो, ऐसे अगर, और एक और बात बता रहा हूं, छोड़िए मंत्री तो छोड़िए, एक पार्षद का बच्चा भारतीय जनता पार्टी के, क्या पन्ना प्रमुख है, बेरोजगारी बना दी। मैं अपनी कॉलोनी में घूमता हूं आलोक भाई, तो वहां लिखा हुआ है मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष। ये एक बात बताइए, 25 साल का लड़का बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बन रहा, सीने पे हाथ रख के कह दे, क्या मैं चाहूंगा मेरा बेटा 25 साल की उम्र में संसाधन पे लग जाए, या सिर्फ बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष या पन्ना प्रमुख बन के रह जाए? ये राजनीति को किस तरह ले जा रहे हैं? वक्त 3 तलाक, क्या मतलब है ये हमारा? हमें, मैं कहता हूं, मुझे पार्टी से बढ़कर मेरे लिए मेरा देश है, और मेरे देश से बढ़कर मेरे आने वाले नौनियाल है। आज मेरे दोस्त का बच्चा या मेरा बच्चा 24 साल का यहाँ मेरे घर के आगे लगा दे बूथ अध्यक्ष, और उसके बगल में लोकल विधायक की फोटो, लोकल मेयर की फोटो, क्या है ये? क्या हो रहा बताइए? और भदौरिया जी, इन बातों को सोचना पड़ेगा। हम लोग अपने बचाव में, अपनी पार्टी के बचाव में देश को ना बर्बाद कर देगा। ठीक है, भदौरिया जी कुछ बोलना चाहते हैं। राज जी उनकी भी सुन लीजिए। भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए आलोक जी, हमारे भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई, मगर उनमें जो कमियां है शायद उनको हिंदू बताते हैं। जिस तरह से इन्होंने 3 तलाक की था, बिल्कुल 3 तलाक हमारा उसका कोई वो नहीं था, मगर हिंदुस्तान की वो महिलाएं हैं, वो मुस्लिम है, हमारा दायित्व बनता था कि उनके ऊपर जिस तरह से 3 तलाक की सब तलवार लटकी रहती थी। आदमी दुबई में चला गया, वहां अच्छा कमा खा रहा है, और पीछे महिला को वहां चल गया 3 तलाक, बेचारी वो भूखों मर रही है, ना हरजाना है, ना खर्चा है, ना कहीं को जा सकती, ना पी कर सकती। तो कांग्रेस को नहीं सोचा अपना वोट बैंक के लिए, क्यों? अगर वो बोले तो कहीं उनका वोट उनका जो है ना ले जाए, मगर हमें लगा कि वो मुस्लिम महिला नहीं, वो हमारी भी अपनी कुछ है, हमारा भी उनसे कुछ छुड़ा है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की महिला है।
इसलिए हमारा भी उनसे जुड़ा, तो हमने उनसे प्रति सोचा। आज पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम बहनें इस बात को मानती है कि अगर हमें किसी ने इस तरह से आजादी दिलाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है, तो इस बात को ये नहीं कहेंगे। हाँ, अब इन्होंने कहा कि युवा, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा रही है, बाप बेटे की नहीं रही है। हमारे यहाँ गुरु शिष्य, तो हमारे जो बड़े नेता है उनके साथ तो चलते हैं, वो एक तरह के शिष्य होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट बन के नहीं आते कि इंदिरा का बेटा बनेगा, राजीव का बेटा बनेगा, सोनिया का बेटा बनेगा। ऐसे हमारे यहाँ कोई अगर बता दे जो अध्यक्ष है तो उसका बेटा के अध्यक्ष बनेगा। ये आपके यहाँ परंपरा है भारतीय जनता की। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आरएसएस की जो शाखा होती है उनसे तब क्या निकलता है, वहां से ठीक है, प्राप्त करके ठीक। वहां से देशभक्ति अपने शरीर में पहन के जिस तरह का सोना पहन के निकलता है, वो आरएसएस का निकला हुआ कार्यकर्ता होता है, तब उसको कन्याकुमारी कहा जाता है। डायरेक्ट उसको अध्यक्ष या उसको पार्टी का मुखिया नहीं बनाया जाता जो कांग्रेस में होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 भदौरिया जी, ठीक भदौरिया जी, भदौरिया जी, भदौरिया जी, भदौरिया जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई। आलोक पांडे जी, वक्फ संशोधन बिल में पहले तो जेडीयू और टीडीपी दोनों साथ रहे, आपने देखा भी, लेकिन अब जो बदला हुआ सीन है उस पे चंद्रबाबू नायडू के जो बयान आ रहे हैं, बिहार का जो कमिंग चुनाव है उसको लेकर अगर ये लोग पलटी मारते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, चंद्रबाबू नायडू का बयान मैंने सुना, उन्होंने तो बिल्कुल वक्फ बोर्ड के जो संशोधन है उसी के अनुरूप बोला है ना। उन्होंने कहा कि दलित जो वंचित हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उनका अहित नहीं होगा। तो ये बीजेपी वक्फ बोर्ड तो में जो संशोधन लाई वो इसीलिए तो लाई है ना कि वक्फा यूजर हमारी जमीन को कोई दूसरा यूजर के नाम पे दान कर देता है, इसको लेकर के अमेंडमेंट्स है। दूसरा, इतनी बड़ी जमीन होने के बाद ना कोई बड़े हॉस्पिटल, ना कोई बड़े स्कूल्स, ना उनके उस वक्फ बोर्ड की जमीन का कोई उपयोग ही नहीं हो रहा। तो ये कहेंगे कि नहीं भाई मुसलमानों का है, हिंदुओं से क्या लेना देना, ये बात ठीक नहीं है। वक्फ बोर्ड भी जो है भारत के संविधान के अंतर्गत है, भारत के लोगों के हित के लिए है। वो मुसलमान है तो इसलिए उनके हित की बात न की जाए, ये तो अन्याय हो जाएगा मुसलमानों के साथ। जी ठीक है। आलोक जी एक छोटा सा और सवाल, तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव जो पास किया गया है, इसके क्या मायने? अगर संसद में ये बिल पास होता है तो फिर वहां क्या स्थिति होगी? नहीं, जो भारत का संविधान ये कहता है कि जो भारत सरकार के नियम है और राज्य सरकार के जो नियम हैं वो अपने अपने सिस्टम में आप दोनों लागू कर सकते हैं अपनी अपनी व्यवस्था में। लेकिन अगर भारत सरकार के विपरीत कोई विधानसभा बिल पारित करती है, वो भले ही राज्य सूची का विषय मैटर क्यों न हो, फिर भी भारत की पार्लियामेंट का ही कानून लागू होगा। तो तमिलनाडु का कोई भी जो अमेंडमेंट है या जो विरोध में वक्फ बिल के लाए हैं वो नल एंड वाइड है, शून्य होगा जिस दिन भारत सरकार का नियम या भारत संसद से कानून पारित हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। भदौरिया जी, कई कानून ऐसे रहे जिनको आपने लागू किया, फिर वो वापस भी हुए। किसान आंदोलन की तरह ही आप ये देखिए कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद किसानों से जुड़े तमाम सारे कानून आपको वापस करने पड़े। ऐसी स्थिति वक्फ संशोधन बिल में तो नहीं होने वाली है? देखिए, आलोक जी बहुत अच्छी बात बताऊंगा। जब किसान बिल हमने वापस लिया था तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कहा था कि इस बिल को हम आम किसान के हित के लिए लेके आए थे, मगर जिस तरह से यहाँ राजनीति हो रही है, विदेशी फंड और विदेशी ताकत इसमें आंदोलन में इन्वॉल्व है, जिस तरह से इसको भारत में अराजकता फैलाने के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है, इसलिए मैं जनता के हित के लिए लेके आया था, मतलब देश हित में इसको वापस ले रहा हूँ। हम नहीं चाहते कि यहाँ आम जन की जो है ना हत्या की जाए, यहाँ सरेआम गोलियां चले, तो इनका उद्देश्य यही था। क्योंकि इनको निर्देश तो वहां बैठा जो सुरेश दे रहा था ना, आज जो सुरेश की फंडिंग इनके लिए बंद हो गई है। आज वहाँ वही केजरीवाल कल तक किसानों का समर्थन कर रहे थे, आज उन्होंने उनको लठ मार के भगा दिया। कल तक यही समर्थक थे केजरीवाल किसानों के, बहुत बड़े हितैषी थे, और आज उन्होंने ही लठ मार किसानों को भगाया। तो कांग्रेस उससे नहीं बोली है, एक पत्र बोली है। तो इन लोगों की राजनीति इतनी घटिया सोच है कि इस देश को कैसे भी खंड करा। हमारा देश कहाँ पर कहाँ तक था, उस देश को तोड़ने में सबसे बड़ी, अगर आप देश के 30 टुकड़े तो यही मान लो पाकिस्तान बांग्लादेश कितने कराए, नेहरू जी ने
कांग्रेस ने कराए। ठीक है भदौरिया जी। और हम नहीं चाहते कि आप इस तरह का कोई बंटवारा हो, और कांग्रेस चाहती इस तरह के बंटवारे बार बार हो। मगर ठीक है राज शर्मा जी ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन से मस्जिदों पर खतरा हो जाएगा। कांग्रेस की क्या विचारधारा है? कांग्रेस भी ये सोच रही क्या? देखिए, ओवैसी जी ने कहा मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं उनका तो नहीं हूं ना, ये जो दूसरा सोच रहा। मगर एक बात जरूर कहूंगा, अभी भदौरिया जी ने 35 बार कांग्रेस का नाम ले लिया, मैंने इनकी पार्टी का नाम नहीं ले लिया। एक्चुअली क्या होता है, जब आप घर से किसी बात का विरोध करने के लिए विरोध का नेचर लेके चलोगे, निश्चित रूप से आपको सफेद रंग भी काला दिखेगा। आप यह देश की बात करिए, पार्टियां आप ही की कोई राम की धुली नहीं है, गंगा जल की धुली नहीं है। आप कह रहे हैं कि 3 तलाक ये तलाक, मेरा तो एक वर्जन है भैया। मैं तो व्यक्तिगत कहता हूं, अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं पट रही तो बेहतर है सेपरेट हो जाओ, रोज रोज के झगड़ों से बेहतर है सेपरेट हो जाओ। फॉरेन में रहते हैं ना, नहीं मर्जी भाई ठीक है, अलग हो रहे, ठीक है, रोज रोज मरने से अच्छा। मैं तो लोगों से कहता हूं, मैं तो लड़कियों से कहता हूं, शादी की जल्दी मत करना तो अच्छी होनी चाहिए ना सर। तो ये मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए ये कह दो। एक आलोक भाई, ये बात भदौरिया जी बोलो तो शायद सहन हो, वो बीजेपी नहीं, के प्रवक्ता है, आप क्यों बन जाते हो? मुझे ये दुख है बात। देखो भदौरिया जी सुन रहे हैं, जबकि हमारा भदौरिया जी का काउंटर बहुत होता है, लेकिन आप वो बोले ना तो अच्छा लगता है, वो प्रवक्ता है बीजेपी के। आप बुरा लगता है। अरे आप क्यों उछल रहे हो? आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे बोले तो भदौरिया जी भाई। अरे फिर मैं पहले एक मेरी बात, पहले हंसकर बोलो, बिल्कुल एक बात का जवाब दे दो कि वक्फ भूमि से हिंदुओं को क्या नुकसान है? जाओ, मेरा टाइम आपका। हमारी जमीन का बाई यूजर में चली जाती है। अच्छा, किसने जमीन? वक्फ वाले को आप 2-4 नाम बताओ ना, मैं भी, मुझे नहीं पता, लो मैं कह रहा हूँ, मैं भी जान जाऊँ ना। अरे एटलीस्ट मुझे भी तो पता है। अरे भैया, अरे बड़े बाबू थोड़ा रहम करो, गला मेरा सही नहीं है। मुझे बता दो कौन से राजा हिंदू ने वक्फ भूमि को दिया था, मैं भी जान जाऊं। बाई गॉड मुझे नहीं पता, थोड़ा मैं 1995 में जो वक्फ संशोधन लेकर के आए थे, उसके बाद जो स्थिति बनी, आपने उसे भगवा बनाया, आपने उसे भगवा बनाया। ठीक देखो यह दिक्कत राज भाई वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कैप्टन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को दुरुस्त करने के लिए जेपीसी का गठन किया था, जिसमें बहुमत से बिल को स्वीकार कर लिया गया। विपक्ष की ओर से कलेक्टर को अत्यधिक अधिकार दिए गए, जिस पर सवाल उठाए गए। जेपीसी की रिपोर्ट में कलेक्टर की जगह कमिश्नर या सचिव जैसे वरिष्ठ अधिकारी को रखने का प्रस्ताव किया गया है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। लेकिन विपक्ष अब भी इसका विरोध कर रहा है। विपक्षी सदस्यों ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों के शामिल किए जाने को संविधान के अनुच्छेद 26 में मुस्लिमों को मिली धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया है। वहीं सरकार का कहना है कि वक्फ कोई मस्जिद नहीं है कि धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल हो, यह तो एक संवैधानिक संस्था है। देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।